जब मेरी माँ छोटी थी तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये अफवाह सुनी कि वो चुड़ैलों के खानदान से आती हैं। तो जाहिर है किसी भी समझदार इंसान की तरह वो इस बात की जड़ तक पहुँचना चाहती थी। उन्होंने कॉलेज अच्छे नंबर से पास किया और फिर सुपरनैचुरल के बारे में पढ़ाई करना शुरू किया, एकदम साइंटिफिक तरीके से। और उन्होंने ये समझा कि सुपरनैचुरल चीज होती है, हमें बस उनसे जुड़ने का सही तरीका चाहिए। हालांकि माँ अपने काम के लिए काफी ज्यादा फेमस तो हो गई थी, लेकिन वो फिर भी ये पता नहीं कर पाए कि हमारा चुड़ैलों से कोई नाता है या नहीं। वो इसका जवाब जानने में इतना डूब गई कि बाकी हर चीज को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जो कि मेरे डैड को पसंद नहीं आया। वो सारा दिन लड़ाई करते और फिर एक दिन डैड उन्हें छोड़कर चले गए। उसके कुछ समय बाद ही मॉम को एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने अपनी रिसर्च छोड़ी, अपनी बहन के साथ अपने बचपन के घर में शिफ्ट हो गई और बन गई सबसे अच्छी माँ। लेकिन जैसे ही मैंने हाई स्कूल जाना शुरू किया, वो दोबारा निकल पड़ी चुड़ैलों की खोज में। उनका एक डरावना सा ऑफिस भी था जिसमें उनके सालों के रिसर्च के नमूने भी पड़े हुए थे, और आंट जेसी को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ओह माय गॉड कैरा, तुम्हारे बाल किसने काटे हैं? मॉम ने। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुम एक गिलहरी जैसी दिख रही हो। वो ठीक है जेसी, और तुम मेरे ऑफिस क्यों आई हो? तुम्हें तो यहाँ आना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैं कल जैक के साथ बोरा बोरा जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कोई कंजूस लड़की समझे। जैक कौन है? मार्क का क्या हुआ? मार्क बड़ा बोर था तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब जैक को डेट कर रही हूँ। पता है, वो एंटरप्रेन्योर है और उसके पास एक याट है। एक याट। पता है, दुनिया में सिर्फ 0.001% लोगों के पास एक याट है और जैक उनमें से एक है। अब पूछताछ बंद हो गई हो तो मुझे थोड़े पैसे दोगी? आंट जेसी मॉम की जुड़वा बहन थी, लेकिन मॉम से बिल्कुल अलग। वो तो एक आजाद पंछी थी। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती, कभी एक नौकरी में टिकती ही नहीं। और उनका सपना था एक अमीर आदमी से शादी करना ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। मॉम को लगता था आंट जेसी बिल्कुल झल्ली है, और आंट जेसी को लगता था कि मेरी मॉम और एक पागल साइंटिस्ट में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का फासला है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी आपस में बनती नहीं थी और जिंदगी चलती रही। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ एकदम बदल गया। हाँ, जानती हूँ हम ये यहाँ बहुत कहते हैं, जैसे ये भी कहती हूँ ना कि लाइक और सब्सक्राइब करो एमएसए को, तो प्लीज जल्दी से जाकर ये काम करो। एनीवे, मॉम अपने डरावने से ऑफिस में बैठकर रिसर्च कर रही थी कि अचानक हमें कुछ धड़ाम से आवाज आई। आंट जेसी और मैं सीधा उनके पास भागे। वहाँ हमने देखा कि मॉम जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उनके रिसर्च के पेपर जगह जगह फैले थे और उन सब के बीचों बीच रखा था एक नेकलेस। मैं माँ के पास भागी और आंट जेसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि मॉम कोमा में है। मॉम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन नेकलेस वहीं पड़ा रहा। मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। शायद इसमें सारे जवाब भरे हो, तो मैंने उसे ले लिया और हमेशा उसे अपने करीब रखा। ओह माय गॉड, इस चीज को उठाकर फेंक दो। बिल्कुल नहीं, मॉम बेहोश होने से पहले इसी चीज पर रिसर्च कर रही थी। उन्हें इसकी जरूरत हो सकती है उठने पर। किस लिए? एक अगली नेकलेस कन्वेंशन में पहनने के लिए? कैरा, तुम 18 साल की हो और टीनेजर्स को ऐसी बोर हरकतें नहीं करनी चाहिए। और 40 साल की उम्र में आपको आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको मॉम की परवाह नहीं है? आपको इस बात की चिंता नहीं कि मॉम कोमा से उठेंगी या नहीं? देखो, तुम्हारी मॉम पागल है, ओके? क्या पता उनके साथ ये इसलिए हुआ हो क्योंकि सारी जिंदगी वो भूत प्रेतों के पीछे भागी है। अब एक एहसान करके डिटेक्टिव बनना बंद करो। आंट जेसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं पीछे हटना चाहती थी, पर मैं एकदम हैरान हो गई। जो उन्होंने किया उसकी वजह से नहीं, पर मैंने जो देखा उसकी वजह से। मुझे एक विजन दिखाई दिया जिसमें आंट जेसी मॉम के ऑफिस में थी और उनके लॉकर से पैसे निकाल रही थी। आपने मॉम के लॉकर से पैसे चुराए? क्या लॉकर? नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन मैंने देखा। मैंने दोबारा आंट जेसी का हाथ पकड़ा और बिल्कुल पहले की तरह वो मुझे मॉम के लॉकर से पैसे चुराते हुए दिखी। मैं समझने की कोशिश में थी कि हो क्या रहा है कि अचानक मेरी नजर पड़ी मेरे हाथ में रखे उस नेकलेस पर। उसे नीचे रखकर मैंने जेसी को वापस छुआ। कुछ नहीं हुआ। इस बार कुछ नहीं दिखा। क्या ये नेकलेस सच में मुझे कुछ दिखा रहा है? ओह नो, तुम्हारी शक्ल पे भी वही लुक है। ऐसा लुक तुम्हारी मॉम के ऊपर आता था जब सारी जिंदगी वो भूत प्रेतों के पीछे भागकर ऐसी बातें करती थी। आंट जेसी बक करती रही, पर मेरा दिमाग तो इस चीज में फंसा था कि इस नेकलेस में वाकई जादुई शक्तियाँ हैं। जब भी मैं उसे पकड़ती मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती, पर मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी उनको। शायद वो धुंधली सी झलक थी आने वाले पलों के बारे में। सच कहूँ तो जितना मैं आंट जेसी को जानती हूँ, मॉम से चोरी करते हुए देखना तो काफी नॉर्मल लग रहा था। लेकिन मुझे सबूत चाहिए था कि नेकलेस में शक्ति है। तो अगले दिन
मैं इसे स्कूल में पहन कर गई और जैसा मैंने सोचा था, जितनी बार मैं किसी को छूती मुझे उनके भविष्य की झलक दिखती। जैसे गलती से मेरा हाथ लगा मेडिसन पर, हमारी चीयर कप्तान, और मुझे वो सबके ऊपर चिल्लाते हुए दिखी। और वही हुआ। बाद में उस दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को डंप करके उसका लॉकर तबाह कर दिया। मैंने हमारे क्लास के क्लाउन काइल को अकेले घर पर बिल्लियों के साथ भी देखा, जो कि थोड़ा बुरा भी था। लेकिन फिर मैंने हमारे स्कूल के बदतमीज जैनिटर को खराब खाना खाते हुए देखा, जिससे वो पूरी दोपहर बाथरूम में फंसा रहा, और इससे मैं खुश भी हो गई। ओह वाह, ये तो सबसे अच्छा दिन है। वी! खुद से बात कर रही हो क्या रहा? क्या इस तरह से मुझे टेस्ट में हराने का इरादा है? एक बात बताऊं, ये काम नहीं करेगा। ईथन, ऑफ कोर्स मेरे अच्छे भले दिन पर कलंक लगाने आ गया ये। ईथन मेरी क्लास में है और शायद ये दुनिया का सबसे परफेक्ट लड़का भी है। अमीर, पॉपुलर और ऐसी शक्ल जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो, और ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स भी आते हैं। सब कुछ है इसके पास। लेकिन मजे की बात है, ईथन बहुत ही बड़ा झल्ला है। मतलब ये तो एक तरह का टैलेंट ही है। नॉर्मली चलना भी नहीं आता था उसको। लंच की ट्रेस, महंगे गमले, बिल्लियाँ, जो भी नाम लो, ईथन एक बार तो गिर ही चुका है। लेकिन पता नहीं कैसे उसके झल्लेपन की वजह से वो लोगों को और भी ज्यादा चार्मिंग लगता था। बाकी लोगों को, मुझे नहीं। मुझे तो ये बात सोच के बड़ी हंसी आती थी कि इतना परफेक्ट दिखने वाला लड़का इतना झल्ला कैसे हो सकता है। ओह माय गॉड, ईथन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फिसल गया था। जल्दी कोई बर्फ ले आओ, नर्स को बुलाओ। ईथन, ये कितनी उंगलियां हैं? 2। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, पर क्या ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं हो रहा है? गिरा है वो, मर नहीं रहा है। एक बात बताऊं, मुझे सच में जोर से चोट लग सकती थी। अगर सर फूटता या गर्दन टूट जाती तो क्या वो तुम्हारे लिए सीरियस होता? ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? थोड़ा दिमाग हिल गया है तुम्हारा, और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम हर रोज गिरते हो ईथन, दिन में कई बार। लेकिन अब तक तो कुछ हुआ नहीं है ना? ईथन ने मुझे गुस्से से देखा और तब से पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब तरह का कंपटीशन शुरू कर दिया उसने मुझसे। हर चीज में मुझे हराने की कोशिश करता। ग्रेड्स, जिम क्लास, कैफेटेरिया की लाइन में पहले कौन पहुंच पाएगा। और हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय थी, मैं उसे जीतने को किसी हालत में नहीं दूंगी। मैं आ गई, मैं लेट नहीं हूँ। एयू, ये बदबू क्या है? यहाँ पर तुम भाग कर आई हो क्या? अगली बार अगर लेट हो रही होगी तो मुझसे बस की पैसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। कम से कम भाग तो सकती हो, तुम तो चल भी नहीं सकते पत्थर से ठोकर खाकर गिरे बिना। मैं क्यों भागूं? मेरे पास कार है प्राइवेट ड्राइवर के साथ। और शुक्र है इस बात का, वरना पता नहीं अब तक कितने लोगों को कुचल चुके होते तुम। झल्ले बेवकूफ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ईथन गुस्से से उठा, लेकिन उसका पैर डेस्क में फंसा और वो मेरे ऊपर गिर गया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे ईथन का जंगल में चलते हुए एक विजन दिखा, जैसे जंगल की गहराई में वो किसी को ढूंढ रहा हो। और फिर अचानक वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे गिर गया। अगर ऐसे ही घूरती रहोगी मुझसे तो मुझसे प्यार। घंटा दूर हटो मुझसे। और हाँ, शायद कुछ समय के लिए पहाड़ों से दूर रहना, ओके? क्या यहाँ पर भाग कर आई हो तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई है क्या? तभी क्लास में टीचर आ गए और हम जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन पूरा दिन ईथन पर नजर रखने से खुद को मैं रोक नहीं पाई। हाँ ठीक है, बदतमीज था वो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि किसी भूत की वजह से वो सीधा पहाड़ों से गिर जाए। स्कूल में काफी लोगों का दिल टूट जाएगा ना। तो बाद में जब मैंने उसे स्कूल के पीछे के जंगल में जाते देखा तो मैंने उसका पीछा किया। वो काफी दूर जा चुका था। मैं सीधा चलती रही, उम्मीद करते हुए कि कुछ बुरा ना हो। फाइनली मुझे ईथन दिखा, पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। ईथन रुको! उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उसे आवाज लगाई, पर जब वो रुका नहीं तो मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ खींचा और झटके से उसे होश आ गया। क्या कहाँ हूँ मैं? तुम जंगल में चले आए, तुम्हें याद नहीं? नहीं, मैं तो फुटबॉल प्रैक्टिस पर था, फिर अचानक से मैं यहाँ आ गया। मैं यहाँ आया कैसे? रुको, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, कर रही थी, है ना? क्यों? मेरे डैड के दुश्मन ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है, बताओ मुझे। एक सेकंड को मैं घबरा गई। ईथन के डैड सेनेटर थे और मेरा अचानक यहाँ आ जाना अजीब था, खासकर क्योंकि हमारी बनती भी नहीं थी। मैं समझ सकती थी कि वो घबरा क्यों गया है, तो मेरे पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो तुम कह रही हो कि इस नेकलेस की वजह से तुम भविष्य देख सकती हो? हाँ, और मैं जानती हूँ कि सुनने में ये सच नहीं लगता, पर कसम से ये सही है। मेरा विश्वास करो। नहीं, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। मेरी जिंदगी में आजकल जो चल रहा है उसके सामने ये जादुई नेकलेस बहुत मामूली सा लगता है।
तब ईथन ने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीनों से उस पर एक भूत का साया था। अचानक से पता नहीं ये कैसे हो गया और तब से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता मैं था। हमेशा गिरता पड़ता रहता था, पर आजकल ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और आजकल बहुत अजीब हरकतें करने लगा हूँ, जैसे कि मेरी मॉम का गुलाबों का बगीचा तोड़ना या फिर अपने परदादा की पेंटिंग को बिगाड़ना, और मुझे ये सब कुछ याद भी नहीं रहती। पर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब एक भूत कर रहा है? क्योंकि मैंने उसे देखा है। कभी कभी देर रात को शीशे में किसी की परछाई दिखती है या ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और हम इस घर में 6 महीने पहले आए हैं और मेरे पेरेंट्स को ये बताया गया था कि ये घर भूतिया है, पर ये घर मेरे परदादा का था और डैड पता नहीं क्यों इसे ठीक करके यहाँ जल्दी से रहने आना चाहते थे। और अब मेरे पीछे एक भूत का साया पड़ा है जो शायद मुझे मारना चाहता है। मैं उसे देखती रही, समझने की कोशिश कर रही कि वो क्या कह रहा है। एक भूत की वजह से वो इतना झल्ला और खतरनाक हो गया है। ये सुनने में तो अजीब लगता था, पर मैं भी तो ऐसा नेकलेस पहनी थी जिससे मुझे भविष्य की झलक दिखती थी, तो शायद ये पूरी तरह से एकदम अजीब नहीं था। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? हाँ, पर वो तो अलग बात है। लगता है इस भूत को तुमसे कुछ ज्यादा ही दिक्कत है और हमें पक्का करना होगा कि ये कहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। मेरे पीछे आओ। ईथन ने मुझे शक की नजर से देखा, पर मेरे साथ चल पड़ा और मैं उसे घर लेकर आई। मॉम के ऑफिस जाकर मैंने उनके सामान में से एक रक्षा करने वाला तावीज निकाला। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हालांकि भूत तुम्हारे दिमाग से खेल सकता है, लेकिन वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। जी थैंक्स, बड़ी शांति मिली। पर तुम्हें कैसे पता कि ये काम करेगा या नहीं? मेरी माँ भूत प्रेतों के बारे में बहुत पढ़ाई करती थी और इतने सालों में मैं भी थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, लेकिन फिर वो बीमार पड़ गयी। लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगी और जब वो वापस आएंगी तो मैं उन्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। कम से कम तुम्हारे पास ये उम्मीद तो है। मैं तो पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, पर हम बहुत ही कम मिलते हैं। पिछली बार जब मैं बार बार नींद में चल के इधर उधर जाता रहता था तो मेरे डैड ने एक स्लीप स्पेशलिस्ट हायर कर ली, फिर एक साइकियाट्रिस्ट, फिर दरवाजे के बाहर पहरेदार लगा दिया। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि दिक्कत क्या है, बस मुश्किल पर पैसे फेंक दिए ताकि और तमाशा न खड़ा हो। ये तो मुश्किल होगा। शायद हम सबकी जिंदगी में दिक्कतें हैं। हाँ शायद। उस दिन के बाद से मुझे और ईथन को अलग करना मुश्किल हो गया। सच कहूँ तो इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ईथन को यकीन था कि मेरे बिना वो जिंदा नहीं बचेगा, और देखा जाए तो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं था। शुरू में भविष्य की जो झलकें मुझे दिखी वो छोटी मोटी थी। गरम कॉफी से उसकी जबान जलने से रोकना या चीनी और नमक को मिलाने से रोकना। पर जैसे जैसे दिन बीते चीजें ज्यादा से ज्यादा गंभीर होती गईं। पहले स्कूल के कोर्टयार्ड के फाउंटेन में मैंने उसे गिरने से बचाया, फिर एक फुटबॉल को रोका जो सीधे आकर उसका मुंह तोड़ सकती थी। लेकिन साइंस क्लास के बाद चीजें बहुत बिगड़ गईं जब वो 2 खतरनाक केमिकल्स को साथ में मिलाने वाला था। अपनी सीट से कूदकर मुझे उसे रोकना पड़ा। ऐसा लगता है जितनी बार मैं तुम्हें किसी चीज से बचाती हूँ, भूत को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुम्हें एक और बड़े खतरे में डाल देता है। हमें इसे रोकना होगा। क्या तुमने अपने कमरे के दरवाजे और दीवारों के आसपास नमक की लाइन बनाई जैसे बताया था? ऐसा करने से भूत कमरे में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स किया था, पर सफाई वाले वहाँ झाड़ू पोछा करके मेरे पेरेंट्स से शिकायत कर देते हैं। उन्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ। तो अपने किसी बॉडीगार्ड को बोलो तुम पर नजर रखे। तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं ना। मैं 5 साल का हूँ क्या? मेरे पेरेंट्स को ये अजीब लगेगा। तुम्हें कोई बेहतर रास्ता ढूंढना होगा। जैसे क्या? मैं 24 घंटे तुम पर नजर नहीं रख सकती ईथन, कोई और तरीका होगा। एक आइडिया है। ईथन का बड़ा सा आइडिया था कि मुझे रात में चुपके से अपनी बड़ी सी अलमारी में घुसाना, किसी की भी नजर में आए बिना। लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आ सकती? मतलब तुम तो काफी पॉपुलर हो, तुम्हारे यहाँ तो दोस्त आते जाते रहते होंगे। तुम्हारा मतलब ये स्कूल वाले दोस्त? ये मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि मेरे डैड अमीर हैं। ये मेरे सच्चे दोस्त नहीं हैं, और अगर होते भी तो मेरे डैड इतने घबराते हैं कि 100 सिक्योरिटी चेक किए बिना इन्हें अंदर आने ही नहीं देंगे। सच में छुप के आना ज्यादा आसान है। मेरा दम घुट जाएगा। मन नहीं जाओगी। पर जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल था। ईथन का घर तो एक तरह का किला था। बड़े बड़े गार्डन्स, हर जगह गार्ड्स घूमते थे कुत्तों के साथ जो तुम्हें चीर के रख सकते हैं। उसकी अलमारी तो मेरे कमरे से भी ज्यादा बड़ी थी। तो मैंने अंदर बैठकर ईथन का इंतजार किया और उसके गार्ड्स आसपास घूम रहे थे। पर अंधेरा हुआ और हवा भारी लगने लगी और मुझे चक्कर आने लग गए। मैं कुछ समझूं उससे पहले एकदम अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अलमारी के अंदर नहीं थी,
बल्कि मैं खड़ी थी एक हॉल में जिसमें ज्यादा रोशनी नहीं थी। लकड़ी का बना फर्श चरमरा रहा था और पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। फाइनली जाग गई स्लीपिंग ब्यूटी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी उम्र की एक लड़की ऐसे कपड़े पहनकर खड़ी थी जैसे 19वीं सदी के किसी नाटक से निकली हो। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? आराम से, एक बार में एक सवाल। तुम सपना देख रही हो और मैं इस बंगले की भूत हूँ। तुम्हारा साया है ईथन के ऊपर? ओह, साया कितना अजीब शब्द है। बस ऐसा कह लो कि मुझे उसकी छोटी सी जिंदगी में दिलचस्पी है। क्यों? क्योंकि मुझे परेशान करना अच्छा लगता है प्यारे लड़कों को। जिंदगी में मुझे ऐसा करने का मौका कभी मिला ही नहीं, पर अब एक आत्मा के तौर पर मैं जब चाहे लोगों की जिंदगी में आ जा सकती हूँ। इतना ही मजा है मेरे पास। अब मुझसे सवाल पूछना खत्म हो गया हो तो मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। वो मुझे एक संकरी सीढ़ी की तरफ ले गई और एक अजीब सी गुफा के सामने रुकी जो कई सदियों पुरानी लग रही थी। दीवारें पत्थर की बनी थी और एक जैसे दिखने वाले ढेर सारे सिंबल एक लाइन में लगे हुए थे उस दीवार के ऊपर। मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी जब भूत ने गुफा के अंत की तरफ इशारा किया, एक लाल दरवाजे के ऊपर। अगर जवाब चाहिए तो उस दरवाजे के अंदर जाओ। उसके पीछे क्या है? सच्चाई। तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है इसमें, है ना? ओह, बहुत ज्यादा। अब मेरी बात मानो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया मुझे गुफा की दूसरी तरफ से एक चीख सुनाई दी। मैं इतनी घबरा गई कि एकदम झटके से नीचे गिर गई। मेरा सर जमीन पर लगा और मुझे याद नहीं आगे क्या हुआ। बस मेरी आँख खुली ईथन की लिविंग रूम के छत को देखते हुए। मैं धीरे धीरे उठी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है कि मैंने देखा ईथन एक लाइटर लिए पर्दों के पास खड़ा हुआ है। बिना सोचे मैं उठी और ईथन की तरफ झपटकर उससे लाइटर ले लिया और तभी ईथन के पेरेंट्स आ गए। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? डैड, वो मैंने तुमसे नहीं पूछा ईथन, अपने कमरे में जाओ। पर डैड, मैंने कहा जाओ। ईथन की मॉम उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और मैं वहाँ खड़ी रही बिल्कुल बिना हिले। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम मेरे घर में घुसी और तुम्हारे हाथ में लाइटर देख के लगता है कि मेरे घर में आग लगाने का इरादा था तुम्हारा। क्यों? मेरे दुश्मन ने मुझे बर्बाद करने के लिए भेजा है ताकि मैं मेयर के कैंपेन से पीछे हट जाऊं। क्या? नहीं, मैं कुछ जलाना नहीं चाहती थी। मैं ईथन की मदद कर रही थी। पूछो उससे। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जैसी लड़की मेरे बेटे की दोस्त हो ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी सर, पर आप हद पार कर रहे हैं। मानती हूँ ये सब देखने में बहुत अजीब लगता है, पर मैं सच कह रही हूँ। आप मेरी आंटी को कॉल कर लीजिए, वो सब बता देंगी। हाँ, मुझे यकीन है कि कोई साथी होगा तुम्हारा बचाव करने के लिए। बहुत हो गई बकवास, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। इससे पहले मैं और बहस करूं, उसके डैड ने फोन निकाला और पुलिस को बुला लिया और 1 घंटे बाद मैं बैठी हुई थी पुलिस स्टेशन में। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ मैं अपना दिमाग खोने ही वाली थी कि जैसी वहाँ पर आ गई और मुझे घर खींच कर ले गई। सारी बेवकूफी, लापरवाही और गैर जिम्मेदार हरकतों को छोड़कर तुमने किसी के घर में घुसने का सोचा क्या रहा? मैंने नहीं किया, ईथन ने मुझे वहाँ बुलाया था। वो मेरा दोस्त है। तो तुम कह रही हो कि ईथन जैसा अमीर लड़का तुम्हारा दोस्त है और तुमने मुझे बताया नहीं। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कम से कम तुम मुझे उसके डैड से तो मिलवा सकती थी। ओह माय गॉड जेसी, उसके डैड शादीशुदा है। मॉरल्स कहाँ है तुम्हारे? मॉरल की क्या जरूरत है जब पैसे हो? और उसके डैडी एक पॉलिटिशियन है ना। सब जानते हैं पॉलिटिशियंस को एक ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है और मैं वो बन सकती हूँ। अब एहसान करके एक मीटिंग करवा दो उनसे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली फ्रीक। क्या? मैं उससे ब्रेक के बाद बात करूंगी। कल स्कूल में मैंने नहीं की क्योंकि अगले दिन ईथन स्कूल ही नहीं आया, जिससे मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मैंने उसे कॉल भी किया पर उसने उठाया नहीं, तो मुझे लगा कि कल रात जो उसके डैड के साथ हुआ उसके बाद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने जाके उससे मिलने का सोचा। मैं उसके बंगले के बाहर खड़ी थी कि अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं अंदर गई तो चौंक गई। ईथन छत की एज पर खड़ा हुआ था, हवा में एक पत्ते की तरह डोल रहा था। उसके पेरेंट्स उसे आवाज लगा रहे थे, गार्ड्स वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। ईथन स्वीटी, प्लीज जाग जाओ। लेकिन ईथन हिला नहीं। इतना तो साफ था कि वो होश में नहीं है, और अगर किसी ने अचानक जाकर उसे चौंकाया तो हो सकता है कि वो नीचे कूद जाए। मुझे किसी तरह उस तक पहुंचना होगा। सबका ध्यान बटा हुआ था, तो मैं चुपके से बंगले में घुसी और सीधा पहुंची छत पर। ईथन, ईथन, ये मैं हूँ, कारा। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस मेरी आवाज पर ध्यान दो।
ईथन ने हल्के से सर उठाया, जैसे आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। जिसने भी तुम्हें अपने वश में किया है वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। तुम ईथन हो जो हवा से टकराकर गिर जाता है, पर ऐसा करते हुए भी बड़ा कूल लगता है। तुम एक कठपुतली नहीं हो। लड़ो इससे। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे से उसने मेरी तरफ सर घुमाया। क्यारा, हाँ, ये मैं हूँ। हाथ दो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, प्रॉमिस। फाइनली उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं उसे जोर से पकड़ी और नीचे खींच ली। पर मैं भी गिरी, मेरे सर में जोर से चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आँख खुली, मैं ईथन के कमरे में थी। क्या हुआ? तुम्हारे सर पे चोट लगी। क्यारा, पता नहीं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम नहीं आती तो आज मैं नहीं होता। अच्छा हुआ फिर मैं आ गई। तुम्हें एक और चीज जाननी चाहिए। ईथन ने अपनी जेब में हाथ डालकर मेरा नेकलेस निकाला। चेन टूट गई थी और उस अजीब से पेंडेंट के बीच में दरार आ गई थी। तुम्हारे गिरने से ये टूट गया था। ओह नो, बस एक यही चीज थी जिससे मैं अपनी माँ से अब भी जुड़ी थी। आई एम सो सॉरी क्यारा, माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम इसमें फंसी। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं थी। और एक बात तुम्हें जाननी चाहिए। ईथन ने मुझे बताया कि उस पर किसी भूत का साया नहीं था। उसे तो एक मानसिक बीमारी थी जिसे ब्लैकआउट्स और हेलुसिनेशंस होते थे। इसकी शुरुआत बचपन में हुई थी, पर ये चला गया। हमें लगा ये ठीक हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात बिगड़ते गए। उसके डैड का पॉलिटिकल कैंपेन, ये दबाव और इस पुराने घर में आना जिसे लोग भूतिया कहते हैं, शायद इससे ये परेशान हो गया। हमने इसे सुरक्षित रखना चाहा, पूरी जगह को सेफ बनाया, पर ये काम नहीं किया। मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद मुझे बताने से मैं डर जाऊंगा और हालात और बिगड़ जाएंगे, लेकिन छत से कूदने से ज्यादा बुरा क्या है। सॉरी, ये मजाक का समय नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और हम दोस्त बन सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। ईथन अब भी बोल रहा था कि मेरा फोन बजा। ये आंट जेसी का था। उन्होंने बताया कि मॉम को होश आ गया है। मैंने ईथन को बताया और वो तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर चला गया। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, मैंने भाग के मॉम को गले से लगा लिया। ओह थैंक गॉड, मुझे डर था कि आप कभी नहीं उठोगी। प्यारी बेटी, मैंने भी तुम्हें मिस किया, और कहना पड़ेगा तुम बहुत बहादुर हो। पर मॉम, मुझसे गलती हो गई, मैंने नेकलेस तोड़ दिया। वेल, तुमने मुझ पर एहसान किया। मॉम की नजर टूटे हुए नेकलेस पर गई और उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसा वैसा नेकलेस नहीं था, बल्कि एक पुराना तावीज था जो आत्मा को कैद कर लेता है। मुझे लगा था इससे सबूत मिलेगा हमारे खानदान में चुड़ैलों के होने का। मुझे लगा अगर मैं अपनी आत्मा इससे जोड़ूं तो जवाब मिल जाएंगे, लेकिन इस नेकलेस ने मुझे कैद कर लिया। मेरा शरीर कोमा में चला गया, पर मेरी आत्मा अंदर फंस गई। पर जब ये टूटा तो इसकी ताकत खत्म हो गई। मेरी आत्मा आजाद होकर मेरे शरीर में आ गई। तो आप अब तक इस नेकलेस में फंसी थी? एक तरह से हाँ, मैं तुम पर नजर रख रही थी। तुम बहुत बहादुर हो कैरा, हालांकि थोड़ा डर गई थी मैं जब तुम लाल दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। रुको, आपको लाल दरवाजे के बारे में पता है? कैसे? मैंने कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताया। क्योंकि मैं वहाँ थी, तुमने मेरी चीख सुनी थी। और ये कोई विजन नहीं था कैरा, वो नेकलेस तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। तुम्हारे डर से खेलता है ये। जब इसने जाना कि तुम ईथन के साये को लेकर चिंतित हो, तो उसने भूत की छवि बनाकर तुम्हें गुमराह किया। ये सब एक चाल थी ताकि तुम उस लाल दरवाजे के अंदर आ जाओ, और अगर तुम आ जाती, तुम्हारी आत्मा भी फंस जाती। तो आपका मतलब मुझे अब तक जो विजन दिखे वो सब मेरी कल्पना थी, पर जो सच हुआ उसके बारे में क्या? इस नेकलेस में ये ताकत है कि वो तुम्हें भविष्य की छोटी छोटी झलक दिखाता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता। तुम्हारी उत्सुकता बरकरार रखता है ताकि तुम इस पर निर्भर हो जाओ। तुम्हारा विश्वास जीतकर तुम्हें मैनिपुलेट करता है। मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा। नहीं फटेगा, क्योंकि मैं ये सब दोबारा होने नहीं दूंगी। मैं ये स्टडीज नहीं करूंगी कैरा। मैं जिंदगी की जरूरी चीजों को भूलकर लगभग सब खो चुकी थी, लेकिन अब अपने परिवार पर फोकस करना चाहूंगी। मुझे भी अच्छा लगेगा मॉम। बढ़िया, अब दोनों मिल चुके हैं तो शायद बात कर सकते हैं मेरी बोरा बोरा ट्रिप के बारे में। ठीक है, चुपचाप बैठी रहूंगी यहाँ। हम सब हंसे और लग रहा था जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। नेकलेस जा चुका था। मॉम उठ गई थी और वापस मेरे साथ थी। और जहाँ तक ईथन की बात है, वो पहले की तरह झल्ला ही है।
पर कम से कम थेरेपी पर जा रहा है ताकि किसी छत से कूदकर किसी भूत पर दोष न डाले।